अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत को एक धचका लगा है। भारत और ईरान की कुर्बत जो ईरान में चाबहार बंदरगाह की वजह से बढ़ रही थी, उसे धचका लगा है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े मुमालिक में कशीदगी है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजीद कशीदा हो गए हैं। चीन और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। इन तीनों मुमालिक में कशीदगी का असर अब खित्ते में वाज़े हो रहा है। नई सब बंदियां हो रही हैं, नए इत्तेहादी बन रहे हैं। ईरान, जिसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब थे ही, ट्रंप इंतजामिया आने के बाद मजीद खराब हो गए हैं, मजीद पाबंदियां लग गई हैं। चीन अमेरिका और भारत से कशीदगी के बाद अब अपना असर सूख मजीद बढ़ा रहा है। अफ्रीकी और एशियाई मुमालिक में सरमायाकारी के जरिए असर सूख बढ़ाने के बाद चीन अब ईरान को करीब ला रहा है, और ईरान जो भारत के करीब समझा जाता है, अब वो भारत के बजाय चीन के करीब जा रहा है, मुआशी तौर पर करीब जा रहा है। दोनों अमेरिका मुखालिफ मुमालिक एक साथ खड़े हो गए हैं और चीन ईरान में 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। ईरान और चीन की कुर्बत पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे ईरान और भारत के ताल्लुकात की, जिसे एक बड़ा धचका लगा है। भारत में अपोजिशन नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ईरान ने चाबहार मंसूबे से भारत को बाहर निकाल दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि अब वो खुद से चाबहार मंसूबा मुकम्मल करेगा, भारत से मदद नहीं लेगा। भारतीय अपोजिशन ने इसे भारत का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है और कहा है कि सिफारती मुहाज पर चीन की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है। ये मंसूबा खित्ते में भारतीय असर सूख के लिए बहुत अहम है। भारत इस मंसूबे के जरिए न सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकता था, इन ममालिक तक अपना असर सूख बढ़ा सकता था, इन ममालिक से तिजारत कर सकता था, मगर अब ईरान ने साफ जवाब दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के वजीर ट्रांसपोर्ट ने चाबहार से जाहिदान तक 628 किलोमीटर ट्रैक पर काम का इफ्तिदा कर दिया है, खुद कर दिया है, और ऐलान किया है कि ये ट्रैक सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ईरानी सरहद से अफगानिस्तान तक जाएगा। और ईरानी हुकाम का कहना है कि वो मार्च 2022 तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे। पहले इस मंसूबे के लिए फंडिंग भारत ने करना थी, मगर अब ईरान खुद 400 मिलियन डॉलर्स खर्च करके इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा। ये भारत के लिए धचका है। 4 साल पहले यानी 23 मई 2016 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अफगान सदर अशरफ गनी और ईरानी सदर हसन रूहानी चाबहार पोर्ट मंसूबे का मुआहदा किया, और ये कहा गया कि ईरानी पोर्ट चाबहार से एक रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान तक बिछाया जाएगा और फिर उसे सेंट्रल एशिया तक ले जाया जाएगा। भारत को अफगानिस्तान से तिजारत के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी, ये बार बार दावा किया गया, और इस मुआहदे को भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। इस मुआहदे के तहत भारतीय हुकूमत ने वादा किया था कि वो इस मंसूबे के लिए तमाम सर्विसेज, स्ट्रक्चरल वर्क और फाइनेंसिंग फराहम करेगा, और इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ डॉलर देने का ऐलान भी किया। भारतीय माहिरीन कई बार ईरान भी गए, वहाँ के हुकाम से मुलाकातें भी की, मगर इस मंसूबे पर काम का आगाज नहीं हो सका। एक तरफ भारत पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, दूसरी जानिब वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई की अमली कोशिशें भी करता रहा। 2003 में वाजपेयी हुकूमत ने ईरान के साथ चाबहार की तामीर का मुआहदा किया, मगर ईरान पर आलमी पाबंदियों और अमरीका के दबाव की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। और 2016 में जब न्यूक्लियर डील के बाद ईरान से पाबंदियां खत्म होने लगी, तो फिर भारत फाल हुआ और मई 2016 में फिर से मुआहदा किया और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। ये मुआहदा इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है, और खदशा था कि ईरानी पोर्ट पर भारतीय असर सूख पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी खतरा होगा। मगर इस अहम मंसूबे पर मोदी हुकूमत अमेरिका की नाराजगी के डर से अमल दरामद ना कर सकी। हालांकि जनवरी में ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने भारत का दौरा किया और कहा कि चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई बजरिया ट्रेन मुमकिन हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि चाबहार से जाहिदान तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर हमें रेल की ज़रूरत है। हम भारत से बातचीत कर रहे हैं कि वो हमें ट्रेनें फराहम करे। हम अपनी ट्रेनें बना सकते हैं, मगर उनका मयार वैसा नहीं होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। इस पर भारत और ईरान को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि रेलवे ट्रैक को मुकम्मल किया जा सके। मगर 6 महीने बाद भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि भारतीय हुकूमत नहीं चाहती थी कि इस मंसूबे की वजह से अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा दे या नाराज़ हो जाए। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को खतरा था कि अगर उसने चाबहार मंसूबे पर काम शुरू किया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद की हुई हैं। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट और रेलवे ट्रैक को पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया हुआ था, मगर फिर भी सामान की सप्लाई के हवाले से मुश्किलात का सामना था, इसलिए भारत इस मंसूबे से पीछे हटने लगा। भारत पहले ही ईरान से तेल की दरामद खत्म कर चुका है क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं।
भारतीय खामोशी के बाद अब ईरान ने फैसला किया है कि वो खुद से ये मंसूबा मुकम्मल करेगा, मगर इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। ईरान को अब भारतीय फंडिंग की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब ईरान के साथ चीन खड़ा हो गया है और वो ईरान में 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा, जिसमें चाबहार पोर्ट मंसूबा भी शामिल है। भारत और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी है। गुज़िश्ता महीने लद्दाख में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद चीन और भारत के ताल्लुकात सख्त कशीदा हो गए। भारत में चीन मुखालिफ मुहिम चलाई गई, भारत ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। इसलिए अब भारत में ये बहस हो रही है कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की वजह से अहम मंसूबा भारत के हाथ से निकल गया और चीन के पास चला गया। ईरान चीन के ज्यादा करीब हो गया, साथ ही ईरान के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो गए। ईरान भारत के बजाय चीन के करीब हो गया है। अमेरिका को भी इस हवाले से तशवीश है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और चीन ने खामोशी से एक मुआशी और सिक्योरिटी मुआहदे का ड्राफ्ट किया है, जो अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए रास्ता हमवार करेगा, जिससे अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया का ईरानी हुकूमत को तनहा करने का प्लान मुतासिर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये 18 सफ़हात का मुजव्वज़ा मुआहदा बैंकिंग से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक, पोर्ट से लेकर रेलवे तक ईरान में चीन की मौजूदगी को मजीद बढ़ा देगा और बदले में चीन को ईरान से अगले 25 साल तक सस्ते तेल की सप्लाई होती रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दस्तावेजात में दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री ताउन को तेज करने की भी बात की गई है, जो मुमकिन तौर पर इस खित्ते में चीन के कदमों को मजबूत कर देगा। जहां स्ट्रेटेजिक लिहाज से दहाइयों तक अमेरिका का गलबा रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा मुश्तरका फौजी ट्रेनिंग, जदीद असलहा साजी और इंटेलिजेंस के मुआहदे पर जोर देता है। और ये सब कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ड्रग्स और इंसानी स्मगलिंग जबकि सरहद पार जराइम की रोकथाम के नाम पर होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस पार्टनरशिप की सबसे पहले तजवीज़ चीनी सदर ने उस वक्त दी थी जब उन्होंने 2016 में ईरान का दौरा किया था, जबकि उसकी मंजूरी गुज़िश्ता माह ईरानी काबीना ने दी है। लेकिन अभी तक ये ड्राफ्ट ईरानी पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ और ना ही इस मुआहदे को अब तक अवाम के सामने लाया गया है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर भी शुबहात में इजाफा हो रहा है कि आखिर इस पार्टनरशिप के बदले ईरान ने क्या कुछ दांव पर लगाया है। लेकिन अमेरिका के लिए ये पार्टनरशिप किसी धचके से कम नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की इंतजामिया ने जब से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया है और ईरान से मुताल्लिक एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की है, नई पाबंदियाँ लगाई हैं और इन कंपनियों को धमकियाँ दी हैं कि जो ईरान से तिजारत करेगा उसे आलमी बैंकिंग तक रसाई नहीं दी जाएगी। ये पार्टनरशिप इन जारहाना पॉलिसी के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी मईशत का गला घोंट दिया था, जिसकी वजह से ईरान बेबस हुआ और उस बेबसी में वो चीन के पास चला गया, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और तेल खरीदने की गुंजाइश भी है, और इन्हीं चीज़ों को ईरान की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल रहा है, जो इसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन जब से ट्रंप इंतजामिया ने इस पर पाबंदियां लगाना शुरू की थी, तब से उसकी एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो गई थी। जबकि चीन अपनी ज़रूरत का 75% तेल दरामद करता है और तेल दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जिसने गुज़िश्ता साल रोज़ाना 10 मिलियन बैरल तक तेल दरामद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र इस वक्त अमरीकी मईशत को दबाव का सामना है और आलमी सतह पर तनहा हो रहा है, वहीं चीन को अमरीकी कमज़ोरी की भिनक पड़ गई है, क्योंकि मुआहदे से पता लगता है कि ज़्यादातर ममालिक के बरक्स चीन को लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे, इतना ताकतवर है कि अमरीकी पाबंदियों और जुर्मानों के सामने खड़ा रह सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इस तिजारती जंग के सामने खड़ा रहा जो ट्रंप इंतजामिया ने उस पर मुसल्लत की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और चीन के मुआहदे का पहला जुमला यहाँ से शुरू होता है कि एशिया की दो कदीम सकाफतें, तिजारती, मुआशी, सियासी और सकाफती सेक्टर के दो पार्टनर्स जिनका नुक्ता एक जैसा है, जिनका नुक्ता नज़र एक जैसा है और जिनके बाहिमी मफादात एक जैसे हैं, वो एक दूसरे को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वुर करेंगे। यानी एक जुमले से, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक जुमले से ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि चीन और ईरान आइंदा किस तरह और किस पैमाने पर एक साथ चल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुक्काम से ये बात पता चली है कि चीन की ईरान में अगली 25 सालों तक 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से इस मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका चीन की इन कंपनियों पर पाबंदी लगाता रहेगा जो ईरान की मदद करेंगी। अमरीकी महकमा खारजा का मजीद कहना था कि ईरान रियासती सतह पर दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है और इस मुल्क के साथ चीनी कंपनियों पर पाबंदियों के बरखिलाफ सरगर्मियों की इजाज़त देना चीन के अपने इस अज़म के खिलाफ है जिसमें वो अमन और इस्तेहकाम की तशहीर की बात करता है। अब ये सारा का सारा मामला हो रहा है किस हद तक खित्ते पर इसके असरात होंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
मुहसिन सईद साहब, सीपेक के मामला को, खित्ते के मामला को आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सारे के सारे मामले में भारत का क्या नुकसान है? भारत ज़ाहिर चाबहार में अपने कदम जमा रहा था, तिजारत के अलावा जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो पाकिस्तान के लिए कंसर्न का बाइस थे, उसको आप किस तरह देखते हैं? ईरान और चीन के करीब आने को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, खुशगवार है और मुस्बत है। इस हवाले से कि हिंदुस्तान के कुछ अज़ाइम थे सीपेक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, गवादर के खिलाफ, और चाबहार पर उनकी नजर थी। और जब मोदी गए तेहरान मई 2016 में तो ये बड़ा मुआहदा किया गया चाबहार पोर्ट के हवाले से, बंदरगाह के हवाले से। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि चाइना के हवाले से भी, सीपेक के हवाले से वेस्ट की तरफ से खास तौर पे सदर ट्रंप की इंतजामिया ने काफी प्रोपेगेंडा भी किया उसके खिलाफ, और उसमें काफी गलतफहमियां भी फैलाने की कोशिश की गई। अब जब उन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर बैक वक्त ईरान पर भी उन्होंने दबाव डाला अमेरिका ने, और चीन पर तो एक नई, मैं समझता हूँ, सर्द जंग शुरू कर दी है। और फिर जब चीन की और हिंदुस्तान की जो खटपट हुई जो मोदी की पॉलिसीज की वजह से थी, तो चाइना ने सोचा कि ये जो एक इस खित्ते में एक ताकत का तवाज़न तब्दील होना चाहिए, सियासी हवाले से भी और स्ट्रेटेजिक हवाले से भी। पाकिस्तान तो है ही चीन के हलीफ है और सीपेक हम आगे लेके चल रहे हैं। तो जो ईरान था उसको हिंदुस्तान ने फिर दूसरी दफा वादा खिलाफी की। आपको याद होगा 2006 में जब उनका न्यूक्लियर, उनका ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की एग्रीमेंट हुई थी गैस पाइपलाइन की, तो अमरीकी इमा पर, अमरीकी दबाव पर हिंदुस्तान ने इनराफ किया और पीछे हट गया और ईरान को लेट डाउन किया। और अब भी अमरीकी दबाव के तहत वो पीछे हट गए हैं हिंदुस्तान। तो उनको एक खला नजर आ गई और वो खला चीन ने बड़े अच्छे महारत के साथ कर दी। और मैं समझता हूँ कि चीन और ईरान दो मुमालिक नहीं है, सिर्फ एक सिविलाइजेशन है, तहजीब है 3-4 हजार साल पुरानी। तो उन्होंने जिस तरीके से सिफारतकारी की है, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती से ताकत का तवाज़न तब्दील हुआ है। सीपेक हमारे लिए और मुस्तहकम हो गया है, हमारे मगरबी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो गए हैं और हिंदुस्तान इलाके में तनाव हो गया है। तो पाकिस्तान की पोजीशन, मैं समझता हूँ, हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस भी मिल गई है और हमारी पोजीशन खत्ते में मजबूत हो गई है, क्योंकि हमारा बेहतरीन दोस्त अब ईरान का भी दोस्त है जो हमारा हमसाया है मगरबी सरहदों पर। और अफगानिस्तान के अमन मुआहदे में जिसने पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, हिंदुस्तान उससे भी नाराज है। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमसे पहले से बेहतर सिक्योर हो जाएगा। तो हमारी पोजीशन मुस्तहकम हुई है, हमें स्ट्रेटेजिकली फायदा हुआ है। और जो लद्दाख में हिंदुस्तान को पिटाई हुई चीन के हाथों, वो भी हिंदुस्तान को एक सबक मिला। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, नेपाल पर, छोटे ममालिक पर बुलिंग कर रहा था और दबाव डाल रहा था, उसमें भी कमी आई है। तो सब अमेरिका के प्रेशर में ज़ाहिर अगर भारत नहीं जा सका, ये हुआ है कि अमेरिका दबाव डालता है, पाकिस्तान भी जो आईपीआई गैस पाइपलाइन थी उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं कर सका जिस तरीके से चीन के साथ कमिटमेंट हुई थी। मगर क्या चीन वाकयातन, ज़ाहिर जो मिलिट्री क्लाउड है वो इतना बड़ा नहीं है चीन का, मगर इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि अमेरिका पाबंदियां लगाए भी तो चीन उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस कन्फ्रंटेशन को भी बर्दाश्त कर सकता है, ईरान के साथ आगे बढ़ सकता है, इस खित्ते में बतौर एक पावर के आगे बढ़ सकता है, एक पैरेलल पावर के तौर पर खड़ा हो सकता है। चीन इस वक्त नहीं चाहता अमेरिका से माजहराई, वो चाहता है ताउन करना। और 3 दिन पहले उनके वजीर खारजा ने भी तकरीर में कहा कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों और कुछ अच्छे ताल्लुकात बने। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से उनको दीवार के पीछे लगा दिया है, चीन का जो इक्तिसादी जो इस वक्त क्लाउड है वो अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका का फौजी क्लाउड बहुत है, स्ट्रेटेजिक क्लाउड भी बहुत है। लेकिन आपने देखा कि ट्रंप के दौर में इस पूरे खित्ते से अमेरिका का एक रिट्रीट हो रही है, इनखला हो रहा है, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और उस तरह वो आगे नहीं बढ़ के आ रहा। और वो सिर्फ अब चीन का मुकाबला करना चाहता है, इसलिए क्योंकि ट्रंप समझता है कि चीन की मुखालफत में शायद उनको 2020 के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हो जाए, जो अब मुश्किल नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ चीन ने ये शो कर दिया कि वो तैयार है। और एक और चीज शाहजेब साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ईरान के साथ मुआहदा हुआ है 25 साल तेल का, ये RMB करेंसी में हुआ है, ये डॉलर्स में नहीं हुआ। तो डॉलर की इजारादारी भी खत्म हो रही है। और आपको याद होगा कि जब सद्दाम हुसैन और गद्दाफी ने
अंदिया दिया कि वो डॉलर से निकल के यूरोज में जाएंगे, तो दोनों का तख्ता उल्ट दिया गया था। अमेरिका को ये बड़ा खदशा है इस बात का। तो मेरे ख्याल में कुछ दुनिया के हालात भी तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका इतना मजबूत नहीं रहा जो 15-20 साल पहले थे। 9/11 के बाद 6 खरब डॉलर अमेरिका ने जाया किए हैं ये जंगों में जो मुस्लिम दुनिया में की हैं, जिसके नतायज आपके सामने हैं, नाकामी मुकम्मल तौर पर। तो दुनिया तब्दील हो रही है और जो ताकत का तवाज़न है सियासी और इक्तिसादी, वो मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। और 21वीं सदी को लोग कह रहे हैं कि एशिया की सदी है, जिसमें चीन का एक बड़ा कलीदी किरदार है, जो हमारे लिए बड़ा फायदा है। चीन हमारा हमसाया और बेहतरीन दोस्त भी है। साहब, एक और कंसर्न पाकिस्तान का ज़ाहिर है, जो भारत के कदम मजबूत हों और दूसरे मामलात हों, उसके ऊपर तो पाकिस्तान का कंसर्न ईरान में के हवाले से था ही, मगर एक और था कि चाबहार गवादर पोर्ट का कंपेटिटर के तौर पर ना सामने आए। पाकिस्तान भी चाहता है कि गवादर डेवलप हो, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हो। अगर चाबहार को डेवलप भारत कर रहा है तो उसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि चीन, दोनों ही पोर्ट्स, गवादर में भी चीन की इन्वेस्टमेंट है और वहाँ भी, तो इस हवाले से जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है या कोई ऐसा नुकसान नहीं है? दोनों पोर्ट्स बहुत करीब हैं। गवादर का चाबहार से कोई कंपटीशन नहीं। चाबहार एक छोटी सी बंदरगाह है, गवादर एक डीप सी पोर्ट है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट है साइज के हवाले से भी। और दूसरी, पाकिस्तान को खदशा ये था कि चाबहार को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान बलूचिस्तान को, सीपेक को, गवादर को डिस्टेबलाइज करेगा। और आप ये ना भूलें कि कुलभूषण यादव जो रॉ का सरकर्दा लीडर था और एजेंट था, वो चाबहार से ही तो पाकिस्तान आया था। और जो सारी सरकर्दे, तो वो एक बेस चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका खदशा खत्म हो गया। और बल्कि मैं समझता हूं कि चाबहार को 120 किलोमीटर दूर है गवादर से, हमारा अच्छा ताउन होना चाहिए। और अगर चाइना मौजूद है ईरान में, जो अब होगा अगले 10, 15, 20 साल के लिए, तो पाकिस्तान को उसका फायदा होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कंपटीशन के अलावा हमें कोऑपरेशन होनी चाहिए, और कोऑपरेशन बामी सतह पर होनी चाहिए, क्योंकि ईरान से भी हमारा कोई बुनियादी मसला नहीं है सियासी तौर पर, ना बॉर्डर का ना स्ट्रेटेजिक। तो उनसे भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं पिछले हमारे 1-2 सालों में, जैसे अफगानिस्तान से बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ईरान हिमायती है इस पार्टनरशिप का। वो समझता है कि मुआशी लाइफलाइन सिर्फ चीन ही ईरान को दे सकता है, क्योंकि उनके साथ इस वक्त मुआशी प्रॉब्लम्स हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के एक सीनियर कॉलम निगार का कहना है कि ईरान के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं और सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, जो चीन है। लेकिन जहाँ इस डील के हिमायती हैं, वहीं मुखालफिन भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नाकदीन ने इस खदशे का इजहार किया है। इस वक्त ईरान को मुआशी कमजोरियों को सामना है, आलमी तौर पर तनहा है, और एक ऐसे वक्त में ईरान को चीन के हाथों फरोख्त किया जा रहा है। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद ने इस डील को एक सीक्रेट डील करार दिया और कहा कि ईरान के लोग कभी इसकी मंजूरी नहीं देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुखालिफिन चीन के दूसरे मुल्कों के साथ प्रोजेक्ट्स को देखकर खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक कर्जों में डूब गए और फिर चीन के मरहूने मिन्नत हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मुजव्वज़ा डील में एक अहम खदशा ये भी है कि इसमें ईरान की जो पोर्ट फैसिलिटीज़ की बात की गई है, जिसमें से एक पोर्ट फैसिलिटी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बाहर बनाने की बात की गई है, और ये रास्ता पर्शियन गल्फ का दाखिली रास्ता है, जो चीन को एक ऐसे पानी पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट दे देगा जहाँ से दुनिया का बेशतर तेल गुजरता है। और ये पॉइंट अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जिसकी नेवी के अहम बहरी जहाज़ का हेडक्वार्टर भी बहरीन की समुद्री रास्ते पर तैनात है। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन चाहता है कि डॉलर की जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल करें। चीन की करेंसी अब भी दुनिया के सेंट्रल बैंक के ज़खायर का महज 2% है और चीन इसे बढ़ाना चाहता है। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी चीन ने यह कोशिश की और किसी हद तक IMF से रिजर्व करेंसी का स्टेटस लेने और दुनिया में एशिया के तिजारती कॉन्ट्रैक्ट चीनी करेंसी में कराने में कामयाब भी हुआ, मगर अब भी दुनिया की तिजारत में चीन की करेंसी का मकाम बड़ा नहीं है। डॉलर ही दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। चीन 2% इस वक्त दुनिया के सेंट्रल बैंक के रिजर्व की करेंसी है। अब जबकि अमेरिका पाबंदियों की धमकियां दे रहा है, तो चीन में बड़े इक़दाम पर गौर हो रहा है, जिसमें चीनी दरामदाद अपनी करेंसी में करने के साथ साथ दीगर ममालिक में सरमायाकारी और दीगर ममालिक को कर्ज भी अपनी करेंसी युआन में देने पर गौर हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में सीपेक के हवाले से सवालात उठते रहे हैं, एक और मामला आया है, उस पर बात करेंगे तफसील से ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सीपेक मंसूबे के लिए सीपेक अथॉरिटी कायम की। जब हुकूमत आई उस वक्त तनकीद होने लगी कि इन्होंने सीपेक को बहुत सुस्त कर दिया है। कुछ हुकूमती वज़रा के बयानात भी सीपेक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से सामने आए, खिलाफ सामने आए, करप्शन की बातें सामने आई। फिर
सीपेक अथॉरिटी बनी, मगर अब हुकूमत सीपेक अथॉरिटी को मजीद बाइख्तियार बनाने पर गौर कर रही है, जिसके लिए सीपेक अथॉरिटी से मुताल्लिक नए बिल का मुसविदा तैयार किया गया है। आज कौमी अखबारों में ये बात सामने आई है और उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दी गई है और सीपेक अथॉरिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को भी उस बिल से की हद तक महदूद करने की तजवीज़ है, जबकि वजारत मनसूबाबंदी को ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के शरीक चेयरमैनशिप से हटाने की तजवीज़ शामिल है। ये आज कौमी अखबारों में बात आई। असद उमर साहब को हमने इस पर प्रोग्राम में बुलाने की दावत दी क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री उनके पास है, तो उनका कहना था कि इस मामले पर अभी गौर हो रहा है, हतमी फैसला नहीं हुआ। जबकि जो साबिक वजीर मनसूबाबंदी हैं नून लीग के दौर के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीपेक पर काम किया, एहसन इकबाल साहब, वो इस फैसले पर पहले ही तनकीद कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, पहले आप ही लोगों ने तनकीद की कि इस हुकूमत ने सीपेक पर तेज़ी से काम नहीं किया, सुस्त कर दिया है। इन्होंने सीपेक अथॉरिटी बना दी, अब उसको मजीद अगर इख्तियारात दे रहे हैं कि चीज़ें एक्सपेडाइट हों, तेज़ी से काम हो, तो आप क्यों तनकीद कर रहे हैं इस मामले पर? जी देखिए शाहजेब, जब ये सीपैक अथॉरिटी का ख्याल इन्होंने फ्लोट किया था तो सीपैक पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने इनसे कुछ सवालात किए थे जिनका कोई जवाब नहीं दे सके थे। पहली बात यह है कि हमने 4 सालों के अंदर $28.5 अरब की इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज की, जो खुद हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में मानती है, और वो किसी अथॉरिटी के बगैर हुआ था। असल बात यह कि ये समझ नहीं रहे कि सीपैक जो है वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसमें 14-15 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। क्या आप एक सीपैक अथॉरिटी को कायम करके वो 14-15 वजारतें खत्म कर देंगे? अगर उन वजारतों ने अपना काम करना है तो सीपैक अथॉरिटी एक सुपरफ्लुअस, एक डुप्लीकेशन है। वैसे मगर अगर इस हुकूमत को खुद लगता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दें और सीपेक तेज़ी से अमल करेगा और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसमें एग्जैक्टली गलत क्या है? जो थ्योरेटिकली आप कह रहे हैं वो ठीक, मगर वैसे क्या गलत है? अगर इन प्रिंसिपल आपको ये गलत लग रहा है, प्रैक्टिकली इस पर अमल दरामद में क्या गलती है? जब भी आपके पास 14-15 वजारतें हैं तो आप उसको एक टीम अप्रोच से कामयाब कर सकते हैं। आप उसको हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में मजीद प्रॉब्लम्स में लेके चले जाते हैं और एक रस्साकशी शुरू हो जाएगी अथॉरिटी की तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ, जो कि हम पिछले 6 महीने में देख चुके हैं कि जब से इन्होंने सीपैक अथॉरिटी बनाई है वो कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर सकी। अगर जरूरत है तो जो मिनिस्ट्रीज इसमें इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। जैसे हमने उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से काम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग से काम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की NHA ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, वाटर एंड पावर ने अपने प्रोजेक्ट्स किए, पेट्रोलियम ने अपने प्रोजेक्ट्स किए। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीवर करके दिखाया, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर ने डिलीवर करके दिखाया, और मैं उन तमाम अफसरों को उनकी कोशिशों को सराहना चाहता हूं जिन्होंने वो काम किया जो लोग शुरू में कहते थे शायद पाकिस्तान इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। और पंजाब में जो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो तो आपको पता है कि पंजाब स्पीड उसका नाम दिया गया, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी निगरानी की। तो पाकिस्तान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीवर किया है। फिर अब मुझे ये बताएं कि ये इसको क्यों सिविल डोमेन से निकालना चाहते हैं, ये क्यों पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिससे कि मजीद इंतजामी ढांचे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, डुप्लीकेशन होगी, कंफ्यूजन होगी। इससे सीपैक तेज नहीं होगा, मजीद सुस्त होगा और कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होगा। मगर सीपैक सुस्त हो चुका था जब ये हुकूमत आई, आप लोग कहते थे। इस हुकूमत के अपने वुज़रा के बयान सामने हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डिलीवर कर दिया था, हमारे वुज़रा ने डिलीवर कर दिया था। अगर आपने कर दिया और अगर वज़ीर आज़म को खुद को लगता है कि उनकी टीम के अलावा सीपैक अथॉरिटी बननी चाहिए, वो डिलीवर करेगी, आपको अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस था, अगर आपने कर दिया जो आप कह रहे हैं, तो अगर उन्हें लग रहा है कि इस तरह डिलीवर हो सकता है तो इसमें इशू क्या है? देखिए, जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो पाकिस्तान के प्लानिंग सिस्टम से कट ऑफ हो जाएंगे? क्या सीपैक का मंसूबा CDWP में नहीं जाएगा? क्या सीपैक का मंसूबा एक्नेक से पास नहीं होगा? ये सारे वो फोरम्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होस्ट करती है, और इसीलिए प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर जब सीपैक को रखा गया तो हमने बहुत स्विफ्टली इन प्रोजेक्ट्स की प्रोसेसिंग को भी यकीनी बनाया और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ यकीनी बनाया। और हम प्लानिंग मिनिस्ट्री की सतह पर तमाम मिनिस्ट्रीज की रेगुलरली कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स किया करते थे। तो अब अगर इस हुकूमत के पास सलाहियत नहीं है, उसका यह मतलब तो नहीं है कि ये सिविल स्ट्रक्चर को तबाह कर दें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह कर दें। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो लोकस्ट है, अब देखिए पाकिस्तान की रीजनल एनवायरनमेंट देखिए, हमारे कश्मीर के महाज पर रोजाना
भारत क्या कर रहा है। हमारे वेस्टर्न महाज पे हर दूसरे दिन 4-5 फौजी शहीद हो जाते हैं, हमें साजिशों का शिकार है। लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, इस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में ये हुकूमत एब्डिकेशन कर रही है। वो काम जो तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर के करने का होता था, अगर लोकस्ट बहुत बढ़ गई है तो ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि तहसीलदार से वो अपग्रेड करके एसी की ड्यूटी लगा दो। अब वहां पर हमारे फौज के सीनियर अफसरों को लगाया हुआ है। हमारा दुश्मन हंसता होगा हम के ऊपर कि हम क्या, हमारी हुकूमत इतनी ही गई गुजरी हो गई है कि यहाँ पे हर काम के लिए, मामूली काम के लिए भी इनको फौज की मदद लेना पड़ रही है। ये फौज के साथ भी ज्यादती है जो ये कर रहे हैं, चूंकि खुद इनको हुकूमत चलाना नहीं आती। तो कब तक इस तरह निजाम हम तबाह करेंगे और होने देंगे जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अच्छा, मतलब ज़रा सिविल इंतजामिया को डिलीवर करना चाहिए। आप मुझे ऑप्शन बताइए कि आपके पास क्या ऑल्टरनेट है कि अब इस तरीके से कि सीपैक के मंसूबे भी मुकम्मल हों और वो सुस्त रवि का भी नाशिकार हों, वो तेज़ी से भी चलते नजर आ रहे हैं। हुकूमत अगर करे तो उसे दुरुस्त अंदाज में करे ना। ये जो सीपैक अथॉरिटी बना रहे हैं, इससे तो मजीद मामलात गंभीर हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट का इंतजामी ढांचा है उसके अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन और रिडंडेंसीज हो जाएंगी, आपस में खींचातानी हो जाएगी। असल मसला सीपैक के जो स्लो डाउन का है शाहजेब, वो ये है कि हुकूमत ने हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ढांचा तबाह कर दिया है। डेवलपमेंट बजट 50% रिड्यूस हो गया है। इनके पास पैसे नहीं है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को चला सके। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, जो इस वक्त सीपैक का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी फिजिबिलिटी 2 साल पहले तैयार हो चुकी थी और जिसे 2018-19 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो ML1 है। कराची से पेशावर रेलवे लाइन की मॉडर्नाइजेशन, उसमें सिग्नलिंग सिस्टम भी है, ड्यूलाइजेशन ऑफ ट्रैक भी है। ये $7.5 अरब का प्रोजेक्ट है। हुकूमत ने सिर्फ 6 अरब रुपए बजट में रखे हैं। इस रफ्तार से 197 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। अब आप मुझे बताइए कि आप सुपर सीपैक अथॉरिटी ले आए, अब आपके पास अगर 6 अरब रुपए हैं तो वो क्या करेगी? और सीपैक अथॉरिटी तो वैसे ही नॉन स्टार्टर है। इसका अगर कोई तरीका है वो टीम अप्रोच है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के जरिए इन तमाम मिनिस्ट्रीज को एम्पावर करने की जरूरत है। जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने ही अपना काम करना है। क्या मुझे बताइए, सीपैक अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट बनेगी? सीपैक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का सब्स्टिट्यूट बनेगी? क्या सीपैक अथॉरिटी NHA का सब्स्टिट्यूट बनेगी? क्या सीपैक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सब्स्टिट्यूट बनेगी? उन वजारतों ने अपने काम खुद करने हैं। जब उन्होंने खुद करने हैं तो आप उनको एम्पावर कीजिए, बजाय उनके ऊपर एक बॉस या मॉनिटर बिठाने के। ये काम उन वजारतों ने करके दिखाया है। हमने 4 साल इसको कामयाबी से किया है और यही एक तरीका है कि जिसका जो काम है आप उसको एम्पावर करें और उसके जरिए वो काम आगे बढ़ाएं। तो साहब, आज आपने नैब चेयरमैन से भी मुतालबा किया, खत ही लिख दिया है कि जी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर इमरान खान के खिलाफ आप जो है वो नोटिस लें। आप दोनों ने आपस में नैब ही खेलना है। आपके खिलाफ जो केस बना उसकी हकीकत तो हमने इस प्रोग्राम के जरिए ही आवाम को बताई कि क्या उस केस के हकाइक हैं, मगर अब आप चाहते हैं कि वो क्योंकि स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट खराब हो गया तो अब नैब उनके खिलाफ एक्शन ले, तो नैब ही आप खेलते रहेंगे या मुल्क आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, मेरे ऊपर तो ये केस है कि मैंने खेलों का एक प्रोजेक्ट उसको मुकम्मल करने में क्यों किरदार अदा किया, जबकि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मेरे हुकूमत में आने से पहले के। इमरान खान साहब ने 2 साल से इस प्रोजेक्ट के फंड रोके हुए हैं, जिसपे जो 86% कंप्लीट हो चुका था। 40 करोड़ रुपए चाहिए थे इसको मुकम्मल होने में, 1 साल में मुकम्मल होना था। ना सिर्फ वो फंड रोके हैं, बल्कि जो एस्ट्रो टर्फ आई पड़ी थी जिसकी 6 महीने की वारंटी थी, करोड़ों रुपए की थी, उसको जाय कर दिया है। वो वारंटी एक्सपायर हो गई है सप्लायर की जिसने इंस्टॉल करनी थी। करोड़ों रुपए की वहां एथलेटिक्स फील्ड के अंदर टर्फ आई हुई थी जो दुनिया की महंगी तरीन और बेहतरीन थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, उसकी वारंटी एक्सपायर कर दी है और वो पड़ी क्रेट्स में खत्म हो गई है। पूरा जो ढांचा बना हुआ था, शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, कोई वारिस नहीं है। जिस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेलकर आई थी, जहां पे हमें तवक्को थी कि 2020 में PSL का मैच होगा, आज वहां खंडर बना हुआ है, जंगल बना हुआ है, घास उगी हुई है, बुरी हाल है। इस नुकसान के ऊपर क्या इमरान खान साहब के खिलाफ केस नहीं बनता? मेरे खिलाफ तो यह था कि खेल का मंसूबा क्यों बनाया है?
तो उस मंसूबे को तबाह करने के लिए, जिसे अब मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए चाहिए होंगे इजाफी, कौन जिम्मेदार है? किसकी जेब से वो निकलेंगे पैसे? क्या इमरान अहमद नियाजी साहब उसके जिम्मेदार नहीं है कि इन्होंने सियासत और इंतकाम की खातिर एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया है? और यही रेफरेंस आज मैंने चेयरमैन नैब को दिया। वो कहते हैं मैं फेस नहीं देखता, केस देखता हूं। तो जनाब, मुझ पे तो आपने केस बनाया कि मैंने कोई खेल का मंसूबा बनाया, उस खेल के मंसूबे को तबाह करने वालों पर अगर आप केस नहीं चलाते तो इसका मतलब है आप फेस ही देखते हैं। बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब के हवाले से आम खबर पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट कर रहा है। हुकूमती रहनुमाओं और उनके मंसूबों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ऑपोजिशन को हदफ बनाकर नए केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और नून लीग के रहनुमा सरताज अजीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई, मगर किसी हुकूमती मंसूबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि चेयरमैन नैब गुज़िश्ता साल मई में कॉलम निगार जावेद चौधरी से होने वाली मुलाकात में हुकूमती वज़रा के खिलाफ केसेस पर कार्रवाई और मालम जब्बा केस के हवाले से बात कर चुके हैं, मगर उस पर अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। जावेद चौधरी से मुलाकात में चेयरमैन नैब ने बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुताल्लिक चेयरमैन नैब ने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है और मैं परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इस मुलाकात से मुताल्लिक चेयरमैन नैब ने कहा था कि उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मगर इंटरव्यू लेने वाले अपनी बात पर कायम थे। और फिर उसके बाद चेयरमैन नैब ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दोबारा कहा कि मालम जब्बा और बीआरटी केस में रेफरेंस तैयार है, मगर मामला अदालत में है, इसलिए पेशरफ नहीं हो रही। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। काफ़ी देर हो गई है मगर बारी नहीं आई है। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को बीआरटी पेशावर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मगर इस स्टे ऑर्डर को पौने 2 साल हो गए हैं, अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। सवाल यह है कि नैब ने स्टे ऑर्डर को ख़त्म कराने के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? क्या आला अदालत को रेफरेंस के मंदरजात नहीं बताए कि कितनी बड़ी करप्शन का मामला है? क्योंकि खुद नैब समझता है। और आज भी हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि स्टे ऑर्डर विकेट कराने के लिए आपने क्या किया कि स्टे ऑर्डर अदालत ख़त्म कर दे, तो जवाब नहीं आया। इसी तरह चेयरमैन नैब ने मालम जब्बा केस के हवाले से कहा कि इसमें रेफरेंस तैयार है, मगर इस हवाले से भी उन्होंने अदालती हुक्म की आड़ दी। मगर जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि कुछ फरीक़ैन अदालत गए हुए हैं, मगर अदालत ने तहकीकात से नहीं रोका। इस हवाले से मुसलसल हम नैब से पूछते रहे। जब हमने मार्च में तर्जुमान नैब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मालम जब्बा का केस अभी ज़ेर तफ्तीश है, उसे नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पेश कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो भी फैसला होगा उससे सबको आगाह कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चेयरमैन नैब ने कहा था कि रेफरेंस तैयार है। उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 7। आज की मीटिंग में इस केस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इससे पहले 23 जून को नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें दीगर मामलों की तहकीकात की तो मंजूरी दी गई, मगर मालम जब्बा का केस उसमें शामिल नहीं था। इसी तरह 9 जून को भी नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मालम जब्बा का मामला शामिल नहीं था। फिर 23 अप्रैल को होने वाली नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में भी मालम जब्बा केस पर बात नहीं हुई। 26 फरवरी की नैब एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई तो उसमें भी मालम जब्बा का केस शामिल नहीं था। 16 जनवरी और फिर गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को होने वाली नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में भी मालम जब्बा केस पर बात नहीं हुई। अब तक मालम जब्बा केस के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। आज भी हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि आज के नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मालम जब्बा केस से मुताल्लिक क्या फैसला हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आज की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग लाहौर के केसेस से मुताल्लिक थी। और जब हमने उनसे पूछा कि चेयरमैन नैब ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में कहा था कि मालम जब्बा का रेफरेंस तैयार है, जब से लेकर अब तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग्स में क्या मालम जब्बा में कोई पेशरफ नहीं हुई, तो उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया।
दिसंबर से लेकर आज तक 7 नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, मुतादिद इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी हुई, मगर जब रेफरेंस बकौल नैब चेयरमैन 7 माह पहले तैयार था, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा और इस पर कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। चेयरमैन नैब ने खुद कहा था कि इन दोनों केसेस में रेफरेंस तैयार है। नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार होने का मतलब यह है कि नैब समझता है कि इस केस में करप्शन हुई है, इसलिए उसने पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की और फिर उसके बाद रेफरेंस तैयार किया। मगर इन दोनों केसेस में गिरफ्तारी नहीं की गई। जिस तरह अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाकर बार बार तहकीकात की जाती है, क्या उस तरह परवेज खटक के साथ हुआ? अपोजिशन पहले ही इल्जाम लगा रही है कि जब से चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो सामने आई है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो हुकूमतों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। राना सनाउल्लाह ने फिर ये मामला उठाया। सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं। देखिए जी, हमने कोई नैब का चेयरमैन हमने बनाया है, नैब का चेयरमैन तो आपने बनाया है, दुरुस्त है। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी, उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी, वो किसने खत्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलिक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं, वो किसके पास है? आपके पास। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी, और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि अगर मैं उसको पकड़ लूं तो उसकी सेहत इतनी कमजोर है कि मुझे खतरा है कि उसको कुछ हो ना जाए। जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो चिरागों में रोशनियां रही। तो ये जनाब चेयरमैन जो है, ये आपका जो है वो एहतसाब है, और इस एहतसाब से आप खौफ, इंतकाम, तकब्बर, और ये खौफ जो है ये आपके अंदर जो है वो पता नहीं क्यों इतना समाया हुआ है। ये सवाल ही अपोजिशन बार बार उठा देती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।